हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। तो देखिएगा, वेलकम बैक इन आवर वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। तो आज हमने ये क्विक रिवीजन के लिए ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बच्चों चेंजेस से। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है चेंजेस से। तो हम अपने एटमॉस्फेयर में बहुत से प्रकार के चेंजेस देखते हैं बच्चों। इनमें जैसे कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, जैसे दूध का दही बनना, कागज़ का जल जाना। तो चेंजेस को हम दो प्रकार से यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है हमारा टेम्परेरी और दूसरा चेंज होता है जो है हमारा परमानेंट। ठीक है ना। जो टेम्परेरी चेंज होते हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं फिजिकल चेंज, और जो हमारे परमानेंट चेंज होते हैं उनको कहते हैं केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि आइस का मेल्ट होकर के वाटर बन जाना, ठीक है ना, या वाटर का वेपर बन जाना। और इसे हम दोबारा से मतलब आइस वाटर में बदलेगी और जब हम इसे ठंडा कर देंगे तो ये फिर से आइस में बन जाएगा। ठीक है। और केमिकल चेंज में ऐसा रीगेट नहीं कर सकते, दोबारा से वो चीज़ें नहीं बनती हैं। जैसे कि पेपर है और पेपर को अगर हम बर्न कर दें, जला दें, तो वो क्या बन जाएगी, वो जल जाएगा। ठीक है। बर्न करने पर वो जल जाएगा और दोबारा से वो पेपर नहीं बनेगा। तो ये इस तरह के चेंजेस जो है ना वो केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। और केमिकल चेंजेस को एक इक्वेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है, जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है उसमें हम रिएक्टेंट लिखते हैं और बीच में इक्वल का निशान, हमेशा केमिस्ट्री में इक्वल का निशान एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस साइड में हमारा बन रहा होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना। और हमारे केमिकल इक्वेशंस में हो रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अकर इन केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ए केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस। सबसे पहले बच्चों हमने आपको डेफिनेशन लिखना सिखाया था कि डेफिनेशन में सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं जो वो होती है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस ही तो है, तो हो जाएगा ए केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस। ए केमिकल रिएक्शन is a process in which transformation of one or more substance into new substance। ठीक है बच्चों। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिखते थे, जैसे कि अगर हम यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू बन जाता था वाटर। तो ये हमारी कहलाती थी वर्ड इक्वेशन। ये क्या कहलाती थी बच्चों, ये हमारी कहलाती थी वर्ड इक्वेशन। यहाँ लिख देंगे वर्ड इक्वेशन। और अगर यही इक्वेशन हम सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें, सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें, जैसे कि अगर मान लीजिएगा हम हाइड्रोजन के सिंबल को H2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को O2 से, और ये हमारा H2O बन जाएगा। तो अगर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है ना। तो इक्वेशंस दो प्रकार के हो गए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो केमिकल इक्वेशन, और वर्ड इक्वेशन, दो प्रकार से हमने यहाँ पर क्लासीफाई किए हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम अगली बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन
केमिकल इक्वेशन जहाँ पर हो रहे हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन के होने की प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन होने की प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे हम, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें बच्चों एक ट्रिक है, ये 5 पॉइंट हैं, तो 2 इसमें फॉर्मेशन है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ गैसेस या गैस, थर्ड वन है इसका, अब 2 फॉर्मेशन हो गए, 3 चेंज हो गए, चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट, और लास्ट में आ जाएगा चेंज इन कलर। ठीक है ना, ये हमारे कुछ पॉइंट रहे जिससे ये पता चलता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, इनसे पता चलेगा कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि या तो पीपीटी बनेगा, तो पीपीटी का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट जो होता है ना, वो एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो सेटल डाउन हो जाता है, जो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, ऑन बॉटम आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो यहाँ पर अपना लिख लीजिएगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर बेटा 2 तरीके हैं, लेकिन आपके में एक ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, अब इसमें हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखेंगे ज़रा इसे एग्जांपल को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर दिया गया है H2 + O2 इज़ इक्वल टू H2O। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनता है। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही है। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगी, बट 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के हो गए यहाँ पर 4 एटम। इस 4 एटम को यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरह से ये बैलेंस हो गया है। एक और देखेंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के हमारा अमोनिया बनाता है, दैट इज NH3 बनाता है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करेंगे और इसे देखेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 एटम है, इनको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर हो गए 6 एटम। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम हो गए बेटा, 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें मजबूरी में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाती है। अगला टॉपिक यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीधा सा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिएगा, लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिएगा, बैलेंसिंग के बाद हम अपना लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहला इसमें आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, क्विक रिवीजन है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें इसका जो बेसिक फॉर्मूला हम बोल सकते हैं A + B इज़ इक्वल टू AB। यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन में कोई 2, ये अब एलिमेंट भी हो सकते हैं दोनों, एक
दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट या दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, या फिर दोनों ही कंपाउंड हो सकते हैं, और मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड अगर बना रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। सबसे पहले एक एक एलिमेंट का एग्जांपल ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं Mg प्लस O2। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा Mg प्लस O2, दोनों ही हमारे एलिमेंट हैं, और हम यहाँ से इसको बना देंगे MgO। अब नंबर आता है बच्चों बैलेंस करने का। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है ऑक्सीजन का, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। अब Mg के 2 एटम हो गए हैं, यहाँ पर इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2Mg हो जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया हमारे एलिमेंट और एलिमेंट, 2 एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बना रहा है। अब अगला इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि जिसमें एक हमारा एलिमेंट होगा और दूसरा हमारा कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा। तो एलिमेंट एक कंपाउंड ले लीजिएगा, हमने ले लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस ले लेते हैं ऑक्सीजन। ये हमारा कंपाउंड है बच्चों। कैसे मालूम कंपाउंड? कि कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों मिलकर के बनाएंगे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से ये मिलकर के बन जाएगा CO2। यहाँ पे बैलेंस कर दीजिएगा कार्बन का ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है बैलेंस है। बट यहाँ पर एक और मिलकर 3 हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई 2 का, और इस ऑक्सीजन को कर देंगे 4 एटम, और 2 इधर है और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें दोनों ही हमारे क्या होंगे, दोनों ही हमारे कंपाउंड होंगे। जैसे कि हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ले लें कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम यानी कि चूना बोलते हैं इसे, और प्लस H2O। देखो गौर से देखिए बच्चों, दोनों ही कंपाउंड हैं, और ये दोनों कंपाउंड मिल करके अब देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे। ये बन जाएगा हमारा Ca और O, एक ये रहा 2 O हो गए, 2 H हो गए, तो यहाँ बनेगा CaOH, और जो कैल्शियम की बैलेंस है वो अप्लाई हो जाएगी OH के ऊपर, तो होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया हमारा एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस जो होती हैं ना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाए। 2 एलिमेंट हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, और दोनों ही कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन रही। कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा जब भी ये रिएक्शन इस तरह की होती है ना, तो टेम्परेचर इनका चेंज होता है। तो टेम्परेचर बदलने की वजह से, चेंज होने की वजह से इनको 2 प्रकार से बांट दिया गया है। या तो टेम्परेचर जनरेट हो जाए तो हमारा एक्सोथर्मिक बोलेंगे इसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक। तो जो दोनों की देख लीजिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। ऐसी रिएक्शंस जिनको देखिएगा हम नए सिरे से बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम आज बात करेंगे इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई 2 चीज़ें मिलती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, जैसे कि यही ले रहे हैं CaO प्लस H2O, तो इस तरह की रिएक्शन में हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस बहुत सारी लॉट्स ऑफ मात्रा में हीट बनेगी, ठीक है ना। तो जिन रिएक्शन में हीट बन रही है, एक्सो का यहाँ पर आप कुछ इस तरह से हिंट ले सकते हैं, एक्सिट ऑफ थर्मिक का मतलब हो गया हीट, एक्सिट ऑफ हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होती है, ठीक है ना, वे एक्सोथर्मिक कहलाती हैं। इसी तरह से जब हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन से संबंधित कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन का इसलिए लेंगे क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है ना, ये आपकी हमेशा टेम्परेचर को डाउन करती है, मतलब इस रिएक्शन को होने में टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी कि N2, हम अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दें, दैट इज़ अगर हम बात करते हैं N2 प्लस O2, और ये हमारा बन जाता है 2NO। तो इसमें जो है ना हीट जो है डाउन हो जाएगी, मतलब ये एटमॉस्फेयर, ये आसपास का जो सराउंड है ना वो ठंडा हो जाएगा।
तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। एक और भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन का ले लो आप एग्जांपल, तो ये भी इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और इसमें भी माइनस का आप हीट लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगी। अब इसके बाद अगला आता है हमारा नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप समझ ही गए होंगे डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा AB इज इक्वल टू A प्लस B। यहाँ पर एक कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। अब जब भी कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो ये किस वजह से होता है? ये इसका कारण होता है एनर्जी। किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? एनर्जी की। और एनर्जी आपके सिलेबस में कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? इन द टाइप ऑफ हीट, टाइप ऑफ सनलाइट, और तीसरा आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? तो जब हम एनर्जी को हीट के रूप में करेंगे, मतलब जब टूट फूट हो रही है हीट की वजह से, तो इस तरह को हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। दैट इज थर्मोलाइसिस। सनलाइट की बात करेंगे तो अपना फोटो आ जाएगा, फोटोलाइसिस। और अगर हम बात इलेक्ट्रिसिटी की करें तो बोलेंगे इसे इलेक्ट्रोलाइसिस। एक एक का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसी रिएक्शन जिनमें ब्रेक जो अपने डिकम्पोज हो रहे हैं, कोई भी कंपाउंड किसकी वजह से डिकम्पोज हो रहे हैं? हीट की वजह से, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल देख लेंगे। सबसे पहले किसका एग्जाम्पल देखेंगे? दैट इज़ थर्मोलाइसिस का। थर्मोलाइसिस का एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटा। इसमें एक रिएक्शन दे रहे हैं हम, दैट इज FeSO4 इज इक्वल टू, इसको जब गर्म करेंगे बेटा, अब देखो ये रिएक्शन बच्चों को बड़ा कठिन लगता है कि भाई याद नहीं हो रहा, तो इसमें 2 चीज़ें याद रखिए। एक तो भैया SO3 बनेगा आपका और एक SO2 भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 एटम दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे तो 4 ही हैं, तो यानी कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये 4 2 8 हो गए। अब ये 3 हैं और ये 2 हैं, कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो अभी ऑक्सीजन के कितने और चाहिए? 3, और Fe के कितने हैं? 2, तो ये बन जाएगा Fe2O3, ठीक है ना। ये इस तरह से बन जाता है। ये आयरन ऑक्साइड रहा, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इस तरह से टूट गया है। हीट के लिए यहाँ पर ऊपर हम एक ट्राइंगल का साइन लगा देते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, हम अब दूसरे एग्जाम्पल में ले रहे हैं PbNO3 को। PbNO3 को जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा PbO प्लस 4NO2। ये बैलेंस करते चलिए, साथ में लिख लेते हैं 2 और ये 2, और ये इसके अलावा ऑक्सीजन की रिएक्शन भी बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये भी आपका हीट की वजह से डिकम्पोज हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें सेकंड हम बात करेंगे फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस बहुत ही सिंपल और आसान, देखेंगे, लिखते हैं, यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा। बात करते हैं फोटोलाइसिस की। फोटोलाइसिस का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, जो सनलाइट की वजह से जो कंपाउंड टूट जाते हैं, तो इसमें हम एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल 2 का याद रखिएगा, एक दे दीजिएगा AgBr का और एक दे दीजिएगा AgCl का, कोई भी दे सकते हैं। तो इसमें सिल्वर हैलाइड होना चाहिए बस। तो इस तरह से ये बन जाएगा Ag और प्लस Br2। क्यों Br2 क्यों बनेगा बच्चों? क्योंकि ये डायएटोमिक होता है, ठीक है ना। इसकी ये हमेशा अपने 2 के पेयर में ही रहेगा, ठीक। प्लस हो जाएगा यहाँ पर Cl2, दोनों ही गैस हैं ये, ब्रोमीन और Cl2, ठीक है। अब इसके बाद इसे करेंगे बैलेंस, 2 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2Ag बना 2 और ये 2Ag, ठीक। ये बैलेंस हो गया, ये फोटोलाइसिस हो गया। अगर इस तरह की कोई रिएक्शन आ जाती है ना, अगर सिल्वर हैलाइड के रूप में कोई भी आ जाती है, तो आप इस तरह से इसे फोटोलाइसिस दिखा सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड वन आ जाती है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसे कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है जो एक्चुअली में आयनिक होते हैं। जैसे कि H2O है तो H2O टूट जाएगा हमारा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। NaCl भी टूट जाएगा हमारा Na में और Cl2 में, ठीक है। 2 लिख दीजिएगा, बैलेंस हो गया।
इसमें कुछ इस तरह से आता है कि जैसे एक बर्तन बना लेंगे इस तरह से, और इसमें 2 ग्रेफाइट की रॉड डाल देंगे। एक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी रॉड पर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जैसे कि मान लो H2O भरा है, इसमें हमने H2O ही मान लिया है। अब जो H2O है, जो ये पॉजिटिव रॉड है, ये नेगेटिव रॉड है। नेगेटिव रॉड को हमेशा कैथोड बोलते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है बच्चों, जो C होता है ना, C को अगर हम सीधा कर दें तो ये माइनस बन जाएगा, और माइनस का मतलब ये कैथोड होगा, और पॉजिटिव रॉड हमेशा एनोड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट के ले लिए हैं। अगर मेटल्स के लेते तो हो सकता है वो भी रिएक्ट कर जाते, इसलिए ग्रेफाइट के लेंगे। तो अब यहाँ पर इस पे पॉजिटिव जो है ना, एनोड पर हमें मिल जाएगी ऑक्सीजन गैस, और इस नेगेटिव कैथोड पर हमें मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन हो जाता है वाटर का। अब जब बात हम NaCl की करते हैं, तो NaCl को पानी में नहीं घोलते, इसको हम मेल्ट कर देते हैं, यानी मॉल्टन स्टेट में रखते हैं, ठीक है ना। इसको बहुत गर्म करना पड़ता है, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स, तब ये जा कर के जो लिक्विड स्टेट मिलती है। इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो Na और क्लोरीन में ये टूट जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था तैयार अपना इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके बाद अगले टॉपिक में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पर हेडिंग लिखे दे रहा हूँ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि एक किसी कंपाउंड को कोई दूसरा एलिमेंट उसे डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि अगर मैं लिखूँ तो AB प्लस C इज इक्वल टू AC प्लस B। यहाँ पर इस C ने इस B को डिस्प्लेस कर दिया है। और अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात होती है कि अगर इस तरह की रिएक्शन हो रही है तो जो C है ना, वो B से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक मेटल की एक्टिविटी सीरीज भी याद करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं शॉर्टकट लिखे दे रहा हूँ, जैसे कुछ इस तरह से है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है ना। उसके बाद और ये पीटी, ये हाइड्रोजन से ऊपर वाली सारी मोर रिएक्टिव हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, ठीक है ना। इनमें ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, नीचे वाली कम रिएक्टिव होती हैं। इसके एग्जांपल में देख लीजिएगा, जैसे कि एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है CuSO4, कॉपर सल्फेट है, और इसका मैं रिएक्शन करा दे रहा हूँ Fe के द्वारा। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो Fe है, Fe का प्लेस कॉपर से ऊपर है ना, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगी। तो जब स्ट्रॉन्ग मेटल होगी तो इसको आराम से डिस्प्लेस कर सकती है। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा FeSO4 प्लस Cu। क्लियर हुआ। तो इस तरह से अगर इसी को हम उलट के लिखते हैं, अगर उलट के लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है FeSO4 प्लस Cu, तो इसमें अब क्या होगा, अब ये कॉपर देखेंगे, ये वीक मेटल है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो वीक मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस स्ट्रॉन्ग मेटल, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हम लिख देंगे दैट इज नो रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों, नो रिएक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात करेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे इसका, AB प्लस CD इज इक्वल टू AC प्लस BD। इसमें डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का होता है, जैसे जो C है, C ने B को डिस्प्लेस कर दिया, और B ने यहाँ ये C जो है B की जगह पर आ गया और B पहुँच जाएगा C की जगह पर, तो बन जाएगा AC प्लस BD। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के हो गए, एक ये और एक ये। यहाँ पर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पर हो रहे हैं दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसके कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल का, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा। इसमें इसके पहले टाइप देख लीजिएगा, या चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिया है सोडियम सल्फेट ले लीजिएगा, Na2SO4। देखो बच्चों, ये कंपाउंड बनाने का तरीका, सोडियम का फार्मूला Na होता है, सल्फेट का SO4 होता है, और जब सोडियम की बैलेंसी सल्फेट पे लगाएंगे और सल्फेट की 2 इस पे लगाएंगे तो Na2SO4 इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, और इसका बेरियम क्लोराइड के साथ कर देंगे रिएक्शन। तो यहाँ से देखेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसका आउटपुट मिलेगा, दैट इज ये मिल जाएगा मुझे NaCl और प्लस BaSO4, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा।
और ये BaSO4 नीचे तली में बैठ जाएगा, इसको हम PPT बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसका कलर होगा वाइट, बेरियम सल्फेट कैसा होगा, वाइट कलर का, ठीक है। तो अब इसके हम टाइप देखो, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक तो एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसने ये सल्फेट पहुंच जाएगा Ba के पास, और जो Cl है वो पहुंच जाएगा Na के पास। तो एक ये डिस्प्लेसमेंट रहा और एक ये रहा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसकी बात करेंगे टाइप्स की। तो इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप्स हैं, तो दोनों टाइप देखेंगे। सबसे पहला टाइप है हमारा PPT रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और दूसरा टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो PPT रिएक्शन तो यही रहा। PPT रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है इनसॉल्युबल। कुछ याद रखिएगा, जैसे BaSO4 का वाइट हो गया, और जितने सल्फाइड वाले होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फाइड की या लेड सल्फाइड की, तो ये जो सल्फाइड लगे हैं ना, इनके PPT का कलर हमेशा ब्लैक होता है, ठीक है ना, इसका कलर ब्लैक होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और एसिड और बेस के बीच में हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो देख लेंगे, एक एसिड ले लेंगे HCl, और एक बेस ले लिया हमने NaOH, और दोनों के साथ में ये जो ये Na और Cl पास पास आ जाएंगे, और H पहुंच जाएगा OH के पास। तो ये बन जाएगा NaCl, और प्लस ये H और OH मिलकर बना देगा H2O। तो इसमें हमेशा बेटा सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप, एक PPT रिएक्शन और दूसरी है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की, लास्ट वाली है जो, वो है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती हैं देखेंगे। तो सबसे पहले तो इनको अलग अलग करके लिख देंगे। तो रेडॉक्स में एक तो आपका है रिडक्शन, और ऑक्स से रिप्रेजेंट होती है हमारी ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में 3 बातें बताई गई हैं, या तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, तो दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड वन में है लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह रिडक्शन की अगर बात करें तो इसमें एडिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन का, रिमूवल हो रहा होगा ऑक्सीजन का, और यहाँ पर गेनिंग हो रही होगी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ इस तरह से इनके हो रहे होंगे, ठीक है। तो इससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इन तीनों प्रकार की रिएक्शन से। तो चलिएगा इसको थोड़ा सा एक एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि इनका एक एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल वो बताएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा हमारा H2 + O2 = H2O। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बैलेंस कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लीजिए बैलेंस हो गया। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को और वाटर को देखें तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में वाटर जुड़ गया है। तो यानी कि इसमें इसका क्या हो रहा है, इसमें ये हो रही है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बेटा। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, कौन यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को प्रोवाइड कर रहा है, ये खुद ऑक्सीजन है जो इसे प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा जो ऑक्सीजन की मात्रा प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है, तो वो देख लीजिएगा कि कैसे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले H2S और Br2 को रिएक्ट करा दीजिएगा। इसके एग्जांपल में H2S और Br2 को हम रिएक्ट करा देंगे। तो देखिएगा इस साइड से H2S और Br2 को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये 2HBr बन जाएगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, और प्लस में सल्फर रह जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से
H2S को देखें और सल्फ़र को देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को रिमूव करके दिखाया गया है। ठीक है, और रिमूव करने वाला कौन है? अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटी है तो इसको हटाया किसने है? Br2 ने। तो ये Br2 जो है हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तीसरा देख लेते हैं कि सोडियम एटम है और सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये सोडियम कैटाइन बन जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो इस प्रकार की क्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम लोग रिडक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। इस साइड में देखिएगा, रिडक्शन के एग्जांपल देखिए। तो सबसे पहले रिडक्शन में क्या दिया है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लेंगे Cl2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2HCl। तो यहाँ पे देखिएगा, आप Cl2 को देखें और HCl को देखें, इन दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं कि Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। किसकी वजह से हो रहा है रिडक्शन? अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता तो यहाँ हाइड्रोजन कैसे जुड़ती? तो ये जो है हमारा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। जैसे H2O ले लें और इसका रिएक्शन कार्बन के साथ करा दें, तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और प्लस H2 बन जाएगा। अब इधर और इधर अगर हम देखें दोनों बातों को, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि H2O में से ऑक्सीजन हट गया है। इस रिएक्शन में साफ दिख रहा है कि H2O में से ऑक्सीजन हट गया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के हटने से यहाँ पर ये हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन किस वजह से हो रहा है वो देखेंगे, ये कार्बन की वजह से। अगर कार्बन नहीं होता तो ऑक्सीजन को कौन हटाता? तो हमारा कार्बन जो है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में रिड्यूसिंग एजेंट छांटने वाले। तीसरे टाइप का हम देखेंगे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम बात करेंगे क्लोरीन का। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं एटम का। क्लोरीन जो है ना, क्लोराइड जो होता है एटम, ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये एनाइन बना देता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। तो इस तरह से अगर गेनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन में, तो इसमें भी हम लिख देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। और इस प्रकार के रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, या देने वाला जो दे रहा होता है ना इलेक्ट्रॉन, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करी है बच्चों। इसके बाद हमारे दो टॉपिक और रह गए हैं, मैं इसी पे ही थोड़ा कंप्लीट कर दे रहा हूँ रिवीजन पर्पज़ से। पहले तो है कोरिजन। तो कोरिजन क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन और नमी की वजह से क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं ना, पुरानी अपनी ओर्स फॉर्म में चली जाती हैं। ठीक है। तो उसको कोरिजन बोलते हैं। तो कोरिजन किसकी वजह से हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और नमी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? रोकने के लिए हम इस पर पॉलिश कर देते हैं, किसी मेटल के सरफेस पर पॉलिश कर देंगे या उसको वार्निश कर देंगे। इनसे हम रोक सकते हैं कोरिजन। आयरन के कोरिजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है ना। इसी प्रकार से अलग अलग मेटल्स की जो होते हैं ना कोरिजन, जैसे अब अगर हम बात करते हैं इसमें कॉपर की, तो जो हमारा कॉपर है ना, कॉपर में अगर कोरिजन है तो उसको हम पटीना बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए भी अलग होते हैं, सारी मेटल्स के लिए अलग अलग हैं। और ये किस लिए होते हैं? इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। अब इसके बाद कोरिजन के बाद में एक टॉपिक और आता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड जो होता है ना, जिसमें फैटी और ऑयली फैट और ऑयल यूज किए जाते हैं, तो जो फैट है या ऑयल है, ये जो सारी चीज़ें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाती हैं? ख़राब हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इसमें से क्या आती है? अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, इसका स्वाद भी ख़राब हो जाता है। यही चीज़ क्या कहलाती है? रेंसिडिटी कहलाती है। इसको प्रिवेंशन के क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो एयर टाइट होना चाहिए, जिसमें भी रखा है ना हमारा खाने पीने का आइटम, वो कैसा होना चाहिए? एयर टाइट। और या फिर उसमें वैक्यूम बना दो, है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो अंदर पॉलीथीन होती है ना, वो भी कैसी होती है? उसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है।
एल्यूमिनियम कोटिंग होती है, जिससे कि क्या होता है कि वो उसमें हवा की मात्रा को एल्यूमिनियम ख़त्म कर देती है और हमारी चीज़ें साफ। या फिर हम इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ठंडा करके इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो, आपके किसी काम का लगा हो वीडियो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और बच्चों का भी भला हो। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो एंजॉय करिएगा वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।